ठीक है। अभी से शुरू करें। हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी, should we start admitting people? हाँ, या प्लीज। अब तो टाइम हो गया और हो जाएगा ना, 6 लोग मिल जाएंगे। देखना 1 बज के 10 मिनट तक तो 100 लोग का हो जाएगा। ये लगा है तो मैडम का ऑडियो जाएगा उसमें, तो मैडम को तो बोलना है ना, शुरू इंट्रोड्यूस करना है तो मैम को। अच्छा, तब आप once you are finished then you अच्छा ओके ठीक है। और आप ही पे फोकस होगा तो ठीक है शुरू में, फिर मैं अपनी तरफ शिफ्ट करूँ। मेरा चालू हो गया क्या? हेलो, गुड आफ्टरनून। ये बहुत अच्छी आ रही है साउंड वेव्स। अरे कौन सा है आपका? डेल का है क्या? डेल का आपका क्या? हेलो HP। मैम आपका माइक म्यूट है। हेलो, हाँ सही बोला। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अभी और जुड़ जाने दो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे जुड़ गए हैं अभी? तुम कहाँ क्यों बेटी? मनीषा कहाँ की आप? तो मनीषा, मैम आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बोल रहे हैं। नहीं मेरी तो अच्छी, इन लोग की तो अच्छी आवाज आ रही है मुझे। अभी आ रही है मैम, अभी आ रही है आपकी। आ रही है। मनीषा आप कहाँ की है? मैम बैरागढ़। अच्छा हाँ बैठ के। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये सबसे पहले आती है। दूसरी बताइए, सत्य प्रकाश कहाँ के? हेलो, हाँ सत्य प्रकाश जी कहाँ के हैं आप? हेलो, जी सत्य प्रकाश जी कहाँ के हैं आप? आई एम डॉक्टर पोरे। डॉक्टर पूर्ण, अच्छा डॉक्टर पोरे, पुणे। ओके ओके आई एम डॉक्टर पोरे फ्रॉम पुणे। हेलो, ओके 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 ठीक है। कैसे हो आप? हाँ ठीक हो? अच्छा, पुणे में कोविड का क्या हाल है? कोविड तो अभी इट्स कंट्रोल्ड, वेरी गुड। इट्स बीन कंट्रोल्ड एंड वी आर वर्किंग। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आज हमारे बीच में डॉक्टर जूही गुप्ता जी मैडम है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर जूही गुप्ता को? Myself, Dr. S.V. Gupta, Satya Prakash Gupta, Oh, from very good. Sandila, Hardoi, UP. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर जूही गुप्ता है ये जो मेरे साथ बैठी हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो हमारे यहाँ
उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेंबर है ये गवर्निंग बॉडी की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कैलकटा, एंड एक्स मेंबर है ये SEB CCRH की न्यू दिल्ली की। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज आपके बीच में है। ये 7 नेशनल अवार्ड इन्होंने लिया है और एक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इनके पास है। इन्होंने किया है। बहुत बड़ी डॉक्टर हैं जब आप जो आज आपके सामने है। और इनके पेपर्स जो हैं 54 नेशनल इनके पेपर्स हैं और इंटरनेशनल जो है 9 पेपर इन्होंने सबमिट किए। तो ये बहुत आज इन्होंने हमारा जो आपके साथ मीटिंग ले रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो इनका समझाना, क्योंकि ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत अच्छी रीडिंग करती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छा नॉलेज रखती है। तो आज हम इनको थैंक्स देते हैं आप सबकी तरफ से कि आज ये हमारे बीच में है और ये आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे कोरोना के बारे में। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने अपने क्लिनिक में सारे लोग होम्योपैथिक मेडिसिन दें कोरोना वालों को। कोरोना पे मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी दे रही हूँ कंटिन्यू, बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ होम्योपैथिक पे ध्यान दें। अगर होम्योपैथिक का आपने अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया, जैसे डॉक्टर जूही गुप्ता बैठी है और इन्होंने भी बहुत केसेस गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है। तो आप लोगों से भी मेरी यही उम्मीद रखती हूँ मैं आप लोग कि हर क्लिनिक में आप लोग कोविड के ऊपर, पोस्ट कोविड, कोविड दोनों के ऊपर आप अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बिल्कुल डरिए मत, बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप लोग बहुत अच्छे से पेशेंट देख सकते हैं। तो प्लीज आप लोग आज डॉक्टर जूही की पूरी अच्छे से इनका सेमिनार अटेंड करिए, वेबिनार अटेंड करिए और फिर आप नॉलेज गेन करिए और फिर मुझे बताइए कि इन्होंने कैसा आपको, आप लोग को कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच। A very good afternoon. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. So, a very good afternoon to one and all. It is a pleasure to be associated with the State Council of Homeopathy Madhya Pradesh once again. ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सिर्फ होम्योपैथी काउंसिल मध्य प्रदेश का एक ऐसा काउंसिल है जो ऐसे एकेडमिक इवेंट्स करता है। पहली चीज, हमारे पास लगभग 20,000 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं और हमारा ये जो काउंसिल है ये इतना हाईटेक काउंसिल है कि इसका डेली डेटा कंप्यूटराइज्ड होके अपडेट होता है। It is one of the first homeopathic councils to reach that level of upgradation. I am very thankful to Dr. Aisha Ali ma'am and also to all the students and dear friends, seniors who have been a part of it. मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि मुझे कोविड में थोड़ा काम करने का मौका मिला और उस मौके के बाद मेरी सोच कोविड के प्रति बहुत बदल गई। इनफैक्ट मुझे ये समझ आया कि हम सिर्फ अपनी सीमाओं के बारे में सोचते हैं, अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं, लेकिन सब कुछ लिमिटेशंस के साथ भी है और लिमिटेशंस के साथ ही बढ़ना है। तो हमें यदि आगे बढ़ना है एज होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स, as a challenging answer to this current status, we will have to improve upon at every stage. And in that reference, उस context में मैंने कुछ चीजों को संकलित किया है, इकट्ठा किया है। मैं आज आप लोगों को होम्योपैथी नहीं सिखा रही हूँ। होम्योपैथी तो आप लोग अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PhD में सीखते ही हैं। मैं आज आपको सिर्फ ये आपके साथ बात करने आई हूँ कि हम कोविड जैसी महामारी के डिफरेंट फेजेस में, एक्यूट प्रेजेंटेशंस में, क्रॉनिक प्रेजेंटेशंस में होम्योपैथी के साथ किस तरह की समझ और किस तरह की अप्रोच रखें। होम्योपैथी अपने आप में इक्विप्ड है, लेकिन नए प्रेजेंटेशंस में हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो कितना रिफाइंड और कितना इवॉल्व होना चाहिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कैन आई शेयर माय प्रेजेंटेशन?
by the time my screen is being shared, I want to tell you that जो कोविड वायरस का इन्फेस्टेशन है, कोविड वायरस जो वातावरण में आया, ये थोड़ा अलग है. यदि हम बाकी सारी चीजों को स्टडी करें तो ये किस तरह से अलग है कि ये लाइफ का चैलेंज लेके आया और बहुत एक्यूट चैलेंज लेके आया. तो क्या ऐसे वायरल कंडीशंस हैं जो बहुत एक्यूट होते हैं? बहुत कम. अगर डेंगू है तो डेंगू में हेमरेजिक फीवर बहुत ही कम प्रतिशत में पाया जाता है. तो फिर आखिरकार ये कोविड ऐसा कौन सा चैलेंज लेके आया है जो हमको समझना है और जिसको डील करने के लिए हमको इसको इसकी पहचान, इसके प्रेजेंटेशंस के साथ आइडेंटिफाई करना है. So the first question that comes to our mind is it a simple disease? Just a second. Is it a simple disease or is it a syndrome? अब सिंड्रोम की समझ शायद हमारे सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को होगी, और जो छोटे हैं अभी, जो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं और यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि सिंड्रोम जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सिम्टम्स correlated with each other and associated with a particular disease. Now let me give you an example. AIDS हम सबने सुना है. It is acquired immunodeficiency syndrome. Now अब अगर आप इसके नाम को अच्छे से समझेंगे तो एक वायरल इन्फेस्टेशन है, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन एक टोटल इम्यूनोडेफिशिएंसी की पिक्चर प्रेजेंट करने वाला ये सिंड्रोम है. तो इट इज एन acquired immunodeficiency syndrome. So how do we characterize or how do we understand the syndromic characters of COVID? पहला. Second thing, क्या कोविड की बीमारी सिंड्रोम है या कोविड की बीमारी के बाद में पैदा होने वाली परिस्थितियां सिंड्रोम है? To understand this, so what is more important is यदि cluster of signs and symptoms एक साथ आते हैं और उसमें से कुछ को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हाँ वो उस बीमारी में उस समय पर जरूर मिलेंगे, तो हम उसको सिंड्रोम कह सकते हैं. तो लार्जली हम ये कह सकते हैं कि कोविड भी सिंड्रोम है और जिसे आज के समय में कहा जा रहा है पोस्ट कोविड, वो भी एक सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल वायरल इन्फेस्टेशंस या इन्फेक्शंस एंड दिस काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन कोविड, which has come up as a syndrome. Okay, so now I would like to tell you that is this second syndrome or the post-COVID syndrome a continuation of the initial COVID syndrome or is it after a break? First thing, is the set of symptoms which is present after the onset of COVID and its clinical completion different from the original COVID disease? This is very important. मेरी बात शायद समझ आई होगी. क्या कोविड की मूल बीमारी में जो लक्षण पाए जाते हैं वही आगे चलते रहते हैं नेगेटिव होने के बाद में, या क्या कोविड की मूल बीमारी के लक्षण तो खत्म हो जाते हैं लेकिन उसके बाद सिम्टम्स और साइंस का एक समूह शुरू होता है जिसे हम पोस्ट कोविड कहते हैं. वहां पर हमारे सामने कंसेप्ट आता है प्रोलॉन्ग कोविड है या पोस्ट कोविड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथी. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन होम्योपैथी वी कैलकुलेट एवरी सिम्टम फ्रॉम द ऑनसेट, हाउ इट प्रोग्रेस्ड, हाउ इट इम्प्रूव्ड एंड फाइनली हाउ द पर्सन परफॉर्म. तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स या शुरुआत नए सिम्टम्स की है, ये आपकी केस टेकिंग, केस हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पूरी दुनिया पोस्ट कोविड की बातें कर रही है, ये हमें बताया, हालांकि हमारे पास सिर्फ 1.5 साल का डेटा, 1.25 साल का डेटा है पूरी दुनिया से जिसे हम पोस्ट कोविड में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिमार्केबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में पोस्टमार्टम लीगल नहीं है, लेकिन चाइना में, अमेरिका में और यूरोप की कुछ कंट्रीज में पोस्टमार्टम्स हुए हैं और पोस्टमार्टम्स की फाइंडिंग्स जो पब्लिश हुई हैं उनसे हमें कोविड और पोस्ट कोविड के ऊपर बहुत अच्छे इनपुट्स मिले. तो क्या हम पोस्ट कोविड प्रेजेंटेशंस के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसिडर करेंगे जिनका कोविड सीवियर था और जो हॉस्पिटलाइज हुए थे,
या हम उन लोगों को भी कंसिडर करेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक थे या बहुत ही नेग्लिजिबल लक्षण जिनमें आए थे, या ऐसे केसेस जिनमें कोई सिम्टम्स रिपोर्ट नहीं हुए थे पर जो पोस्ट कोविड जैसी पिक्चर दे रहे हैं? Are we going to consider it or not? I am putting this platform for discussion. Let me give you an example. Everybody is talking about fungal infections. तो क्या ये कोविड के होने से अचानक वातावरण में, एनवायरनमेंट में बहुत सारा फंगल स्पोर आ गया? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ पहले से था। कोविड के होने से जो ट्रीटमेंट हुआ और जो भी व्यक्ति की फिजिकल कंडीशंस थी, उन्होंने उसको एक फ्लोर दिया डेवलप होने की। So this is very important. That's something which existed. I already know 2 people who were not treated for COVID at all. उनके हिसाब से उनको कोविड हुआ ही नहीं। ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो नॉन डायबिटिक हैं, जिनको स्टेरॉइड नहीं चला, लेकिन जिनमें छोटे छोटे फंगल फोकस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, वो देखने को मिला। So what I mean to say is, what is the actual category of people whom we will identify as post-COVID? More importantly, in homeopathy, because in homeopathy we have a very wide coverage, बहुत बड़ा कवरेज है, तो हमको कुछ ना कुछ कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम भटक जाएंगे। क्या सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस में हमको पोस्ट कोविड प्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं, या नॉन हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीटेड केसेस में भी मिल रहे हैं, होम आइसोलेशन, या एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटेड अनट्रीटेड में भी मिल रहे हैं? My experience is we find in all these categories, including the patients who did not report of COVID. And we should know that the percentage of occurrence is very high in case of hospitalized patients, which is 50 to 70%. And if you all have heard the lectures of late Dr. K.K. Agrawal, you will realize that COVID will show its inflammatory process till 90 days at least. COVID नाम की बीमारी अपने inflammatory processes, अपनी inflammatory processes अपने खत्म होने के 90 दिन बाद तक दिखाएगा। तो ये inflammatory processes बॉडी के किस पार्ट में होंगी? होम्योपैथिकली समझे, जो पार्ट वीक है, जो पार्ट ससेप्टेबल टू डिजीजेस है, या जिस पार्ट में उस व्यक्ति को बार बार ट्रीटमेंट लगता है। Then again we come to from where we start in homeopathy, that is individualization. Last year I worked for 7 months in Chirayu Hospital, Bhopal, and dealt with 300 patients of COVID with homeopathy as adjuvant. I am blessed actually. उस एक्सपोजर से मैंने बहुत सीखा। और आपको एक कमाल की बात बताती हूँ कि जितने भी एक्सपर्ट्स से मैं पूछती थी कि आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स नहीं कर सकते, इट इज सिम्प्टोमैटिक प्रेजेंटेशन। I said, how? They said, in a patient presenting with up to 55-60% lung affection in CT, HRCT, there is no symptom and the patient is performing well. There are patients with this much of lung involvement, HRCT, no fever and hypoxic condition. And there are patients in this condition who are very serious. So the presentation which will be counted the most will be the general condition of the patient and how the patient is responding. They had a very good term called happy hypoxia. As far as the patient is happy or the patient is normal and not stressed with the hypoxic condition, they consider the patient to be responsive and they do not go on the upper moderate or severe line of treatment. At every point of time, I used to find spaces for homeopathy, and I really appreciate that homeopathic principles fit in every situation, but that is not all, friends. We have to grow a lot to improve our performance. मैंने इसके बारे में क्या सोचा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. Next slide. So now the next thing which I want to bring to your notice is that are the people who are coming to us for post-COVID presentations those population or those people who have taken homeoprophylaxis. Homeoprophylaxis गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिया है जो मुझे लगता है काफी जगह एक्सेप्ट भी हुआ और वो भी हुआ, अच्छा काम भी किया. But there are certain people who have given different homeoprophylaxis as per their experiences. I don't criticize them.
It's their way of approaching. But क्या ये जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने होम्योप्रोफाइलैक्सिस लिया? क्योंकि जब हम कोविड के पेशेंट्स को देखते थे और हम हमेशा पेशेंट की केस स्टडी में लिखते थे कि क्या इन्होंने होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस लिया और ये पॉजिटिव हुए, तो हमारे पास negligible percentage of people was there who took homeoprophylaxis and were positive. But that was the first wave, not in 2021. I'm talking about the 2020 wave. आगे. So if there is some issue with the presentation, let me take it. I will see and speak. Hanji, I request you all to please don't make your mouse active on the screen because my presentation has been damaged because of that. It's okay. It's okay. Okay. So next slide. There is some okay. Now let me give you a brief idea of the duration approaches. There is a nice guideline which defines acute COVID-19 up to 4 weeks. Ongoing. Please put off your mic. Please, Ravi Saraugi, please mute your mic. I request you all to please don't touch the screen. Don't put on your mics so that I can talk freely. Yeah. So there are many ways in which the duration of this disease has been explained. As per NICE guidelines, acute COVID up to 4 weeks, ongoing COVID from 4 to 12 weeks, that is 3 months duration, and post-COVID more than 12 weeks. This has to be taken into very, very important consideration. Reason being, from 4th to 12th week, you will be having presentations of the initial COVID infection only because the virus has the ability to produce inflammatory changes. But then Halpin says that post-COVID begins after 3 weeks. There are other classifications also which say that long COVID is ongoing COVID plus the post-COVID. That is the duration which is from the 4th week onwards, and post-COVID from 12th to 24th week. And there are a lot of cases which are being reported with persistent symptoms from more than 24 weeks. And you will be surprised. The population of people who are reporting with persistent symptoms are the next slide, are the young adults from 25 years of age up to 50 years of age. So this is a very, very surprising fact which shows us that the post-COVID will be the prolonged COVID will be in the young age only. A lot of factors are affecting this. Few intrinsic factors, our own, extrinsic factors outside our body. So homeopathy knows it very well that susceptibility is a factor. In COVID, we have seen in the different outbreaks that age has been a factor. There were no children who were involved in the first outbreak, but in the second outbreak, children are involved to a few numbers. And it is being said that further the number is going to increase. When it comes to gender occurrence, we see that males are being affected more. There are many comorbidities, and about these I'm going to discuss a few international publications which I've read through and which have brought me to these conclusions. Then there are epigenetic changes, that is the changes which are consistently present in our environment, our lifestyle, and which become a part of us. आप बाकी लोगों को सबको म्यूट कर दीजिए, कुछ लोग माइक खोल दें. So these epigenetic changes become a part of our DNA imprint because they are so much involved in our everyday life. For example, when children are used to staying in particular environment of conditioning of the air right from their birth, they will not get adopted or accustomed to a normal environment. Heat will produce
immediate symptoms in them. So these are the intrinsic factors. Then come the extrinsic factors, which we all know include the psychological, most importantly, social, chemical, and treatments here refers to medicinal dependence as well. COVID has shown us very clearly. So if there are people who are taking anti-diabetic drugs, anti-hypertensive drugs, cancer drugs for a long duration, there are so many changes in their body that this kind of COVID virus, this virulent, इतना खतरनाक, जल्दी से काम करने वाला वायरस, उनकी बॉडी में इरिवर्सिबल चेंजेस करेगा. इतना ही नहीं, मेडिसिन का जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो भी औरों के कंपैरिजन में बहुत कम होगा. नेक्स्ट स्लाइड. It will be a poor response as considered to others. Now, if we define the epigenetic changes, let me give you a definition. The changes that alter the physical structure of DNA, and they include, very important for the young generation, diet, obesity, physical activity, tobacco, alcohol, environmental pollutants, psychological stress, drug overuse or drug continuous use. This is an alarming sign for our young generation, because this time we had maximum deaths from 20 to 35 years of age in our country. The reason was ये सारे youngsters किसी ना किसी drug पे या किसी ना किसी चीज पे dependent हैं. ये बहुत बड़ा alarm है. अब हम आते हैं कोविड के presentations पे. अब उसको कौन से फेज और कौन सी ड्यूरेशन में कंसिडर करना है ये आप लोग देखने चाहिए. मैं आपको पोस्ट कोविड या जिसको मैं आफ्टर 4 वीक्स, जब हम कह देते हैं कि हाँ अब ये नेगेटिव हो गया, लेमन टर्म, उसके बाद जो मैंने अपने पेशेंट्स में एक्वायर किया, जो मैंने पब्लिश्ड आर्टिकल्स से कलेक्ट किया, आई हैव ट्राइड टू सम इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सिम्पटम इज फटीग. फटीग मतलब थकान. ये थकान शारीरिक है, ये थकान मानसिक है, ये थकान किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की अनिच्छा है. ये बहुत बड़ा डैमेज है और ये सिंपल थकान नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन सेल्स में हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से कुछ डैमेजेस हुए हैं, उनकी वजह से ये देखने को मिल रही है. इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है पूरी दुनिया में. एग्नेसिया इज लॉस ऑफ टेस्ट. एनोस्मिया, खुशबू नहीं आना, कई लोगों को महीनों तक नहीं आ रही है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है पैरोस्मिया, बदली हुई खुशबू आना, सिगरेट की बदबू आना, जलते हुए पत्तों की स्मेल आना, जैसे आसपास कहीं टोस्ट जल रहे हैं, ब्रेड जल रही. स्किन के ऊपर अलग किस्म के रैश होना, ये बच्चों में ज्यादा देखे गए हैं. हेडेक्स, मोस्टली वन साइडेड, कंटिन्यूअस. सीजर्स, झटके भी दिखाई दिए हैं. कुछ 2-3 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें एपिलेप्टिक पेशेंट था, वो वैक्सीनेट हुआ और उसके बाद उसके सीजर्स बढ़े. वैक्सीनेशन इज नॉट द कॉज, एक्चुअली वो कभी ना कभी इन्फेक्ट भी हुआ था, उसकी वजह से उसकी जो फैकल्टीज थी वो स्टिमुलेट हुई, और फर्दर वैक्सीनेशन से जब आर्टिफिशियल इंडक्शन हुआ डिजीज का तो वो एक्सप्रेस हो गई. इफ वी लुक एट न्यूरोबायोलॉजिकल इंजरी, अगेन एज आई टोल्ड यू, इन्फ्लेमेटरी डैमेज की वजह से, तो जो पोस्ट ट्रोमैटिक सिंड्रोम होता है, आपकी बॉडी में कहीं भी सर्जरी होती है, आपके हमेशा न्यूरोबायोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं. होम्योपैथ्स नो इट वेरी वेल. We always consider a group of people who are coming to us after surgery. लेडी बोलेगी मेरा यूट्रस रिमूव हुआ है, तब से पेट में बहुत खाली खाली लगता है, कमजोर लगता है, लेकिन किसी चीज में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ काम करती हूँ तो भूल जाती हूँ. ये हमारे लिए नया नहीं है. Similarly, it is being reported that in the acute inflammatory phase of the disease and in the post-COVID phase, the suicidal tendency of the patient is increasing. उसका कारण अगेन द इन्फ्लेमेटरी डैमेज इज देयर. यदि हम इस बीमारी को बहुत डीपली पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हिस्सा हमारी बॉडी का सेंसिटिव है या रिपीटेड इन्फेक्शंस जिसमें इन्फ्लेमेशन होते रहते हैं, वहां पर इरिवर्सिबल इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो रहा है, और वही कारण है जो पोस्ट कोविड में प्रेजेंट है. अगर न्यूरोकोग्निटिव चेंजेस देखें, अगेन मे बी ड्यू टू न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस और बिकॉज ऑफ फियर, or because of the bad news which they are coming across, or because of the anxiety, the bad projection of things, over exposure to media. बच्चे फोकस नहीं कर, बच्चे पढ़ नहीं रहे, कंफ्यूज्ड है, ब्लैंक मेंटल सिचुएशंस है, अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है. मेरी फैमिली मेंबर है 65 years of age, पोस्ट कोविड, शी इज अ स्ट्रॉन्ग डायबिटिक, शी वाज ऑन हेवी स्टेरॉइड्स, 40 milligrams per day पे शुरू हुआ, tapered to 30, tapered to 20, finally 10 and stopped. After her steroids were stopped, she was talking irrelevant things. She was in a delirious condition.
At 5 o'clock in the evening, she was telling us, why did you call me? It is early morning. So this is very common finding. As far as my observation is concerned, 60 साल के बाद मैंने इसके ज्यादा केसेस देखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल बायोलॉजिकल डीमाइलिनेशन शुरू हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम सब कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल, ऑफ कोर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, फियर, ऑब्सेशन। आज मुझे कोविड हुआ है, कल मुझे ये हो जाएगा। हर छोटी छोटी चीज, कहीं ये फंगल डिजीज तो नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मैं ये नहीं करूंगा इससे ऐसा हो जाएगा, घर में खिड़कियां नहीं खोलने देना, परिवार से किसी को बाहर नहीं जाने देना। दीज आर प्योर होम्योपैथिक पिक्चर्स, द राइट प्लेस टू हिट। अब ये एक्यूट है या ये क्रॉनिक हो गए हैं आपकी समझ से? क्या ये पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है? क्या उसके फैमिली मेंबर्स उसकी पास्ट हिस्ट्री में इस तरह की एपिसोड्स का आपको हिस्ट्री दे रहे हैं associated with other diseases? Then it becomes chronic. If not, you have to see how you have to treat it. Gastrointestinal disorders, this is a very, very important segment. Most of the gastrointestinal disorders are because of the treatment. I will come to it. So gastrointestinal disorders को हमको sense करना है, इसमें antidote करना है या इसमें treat करना है. This is very important. I will be coming to it in the treatment part. Respiratory, we all know. Persistent dyspnea on Lyme, persistent dyspnea on exposure to a wave of wind, dry cough, non-productive cough, cough coming from the depth of the chest. And I'm telling you, I have picked up few rubrics also from here and there. आप ऐसा मत सोचिए कि ये conditions आपको होम्योपैथी की किताबों में नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आजकल पेशेंट को डॉक्टर देखता भी नहीं है, इट इज नॉट डन। You have to wear your shield, you have to wear your gloves, you have to examine your patient. Nasal obstructions, at least 3 people I know have got obstruction on one side of the nostril, and this obstruction is persistent. सिर्फ एक तरफ से नाक से सांस ले पा रहे हैं, ना भाप से ठीक हो रहा है ना किसी चीज से। हमने उनका नेजल पैरानेजल साइनसिस का एक्सरे कराया, उस तरफ का साइनस जो था वो अच्छा खासा उसमें इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा था। तो हमको ये समझ आया कि this part has not healed. So which sided it is? There are so many things which will affect. Pain in the throat is persistent. Dryness in the throat, जिसको हम bilious diathesis कहते हैं, bilious temperament कहते हैं. So this kind of presentation is there. आप और हम सब जानते हैं कि जो bilious patients होते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और उसके बाद उनको पेट की डाइजेशन की सारी तकलीफें होती है, खट्टी डकारें आती है, मुंह में छाले बनते हैं, जीभ मोटी सी दिखाई देती है, टंग की मार्जिन इरेगुलर होती है। ये सारी बिलियस प्रेजेंटेशंस हैं, ये आपको कोविड में मिलेंगी, क्योंकि वायरस ने पूरी मेम्ब्रेन्स को ड्राई कर दिया है और ट्रीटमेंट ने फर्दर उसको और ड्राई कर दिया। आयुर्वेद में इसको पित्त विकार बोलते हैं और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। The first thing which we balance is the bile. And I was reading a finding which was saying कि इसमें कोविड में हीमोग्लोबिन का और रेड ब्लड सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसकी वजह से बिलीविडन और बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत सारे प्रेजेंटेशंस आ रहे हैं। तो ये तो हमारी बिलीफ सिस्टम को, आयुष मेडिकल प्रैक्टिस को और स्ट्रेंथन करता है। So we have to hit there, we don't have to hit on the lung. Now, somebody is scratching on the screen. Please don't do it. Please don't keep your mouse active. Galaxy M21. Please don't do it. Last is the musculoskeletal presentation. Patient आपके पास आएंगे और बोलेंगे काफ मसल्स में चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है। आर्थ्रैल्जिया, हड्डियों के जोड़ में खड़े होने पे दर्द हो रहा है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, आप कोई भी वायरल इन्फेक्शन उठा लीजिए, because all viruses cause dryness of membrane. फ्लूइड को सुखाते हैं, इसीलिए उनके बाद पेन बहुत दिन रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिनके ऊपर आपको एक्ट करना है। लेकिन मायाल्जिया और आर्थ्रैल्जिया आपके ओवर कंजम्पशन और जिंक से भी हो रहे हैं, क्योंकि जिंक अपने आप में न्यूरोपोटेंट है। It has the ability to enhance treatment, but if zinc is taken more than 40 milligrams per day, it produces flu-like symptoms. It produces an artificial flu-like disease. ये कोई नहीं सिखा रहा है,
सब बोल रहे हैं जिंक खाओ, खाते रह जाओ, ऐसा नहीं है। हमारे पास नट्स है, हमारे पास बीन्स है, हमारे पास बहुत अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें जिंक है। हम जब बीमार हैं, कोविड से अफेक्टेड है, तब हीलिंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, मेडिसिनल अब्जॉर्प्शन के लिए हम आर्टिफिशियल जिंक लेंगे, लेकिन उसके बाद हमको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। हम अपनी नेचुरल एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस को ही एनहांस करेंगे। एंड हियर द रोल ऑफ होम्योपैथी कम्स। अब जो सबसे बड़ा सवाल इस डिजीज में आया है वो ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसका कोई टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है, इंडिकेटिव है। आप किसी भी टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप पॉजिटिव है, लेकिन यदि आप किसी भी टेस्ट में, सारे टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तो भी आप नेगेटिव नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए मैं उस पॉपुलेशन को बहुत देख रही हूँ जिनमें लक्षण नहीं आते, जिनका ट्रीटमेंट नहीं आता, लेकिन उनमें पोस्ट कोविड आ रहे हैं, जिसे हम पोस्ट कोविड कह रहे हैं। तो ये होम्योपैथी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन। इसमें बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि सारा असेसमेंट सिम्टोमेटोलॉजी पे है। पेशेंट को निमोनिया शुरू हो गया है, वो मॉडरेट कंडीशन में आ गया है, क्योंकि माइल्ड में तो निमोनिया होता ही नहीं है, एक्सरे क्लियर होता है। उसको निमोनिया शुरू हो गया है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन नहीं। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं स्टेरॉइड्स पे जाने की। आप उसको, इट इज अ टोटली रिवर्सिबल निमोनिया। I have patients in whom there is fibrosis, but there was no presentation of pneumonia because patient could come back. Again, individualization is the big question in COVID. It is the answer because every patient is responding differently. Doctors are putting the patient on oxygen flow and saying, let us see the response. If it comes, then it's fine. If it doesn't, then we'll step up. So how specifically this individualized approach is being utilized? It is dynamic because the disease itself is changing its pattern, its presentation. So it is a process of energy change, and so this disease is dynamic. It is definitely new and very, very complex. So please don't take any symptom lightly, whether it is COVID, whether it is so-called long COVID, prolonged COVID, or post-COVID. Don't take it lightly. Then what you have to do? You have to read. You have to update your information. You have to amalgamate the knowledge of all medical sciences with homeopathy. I will discuss 2 or 3 papers with you. And once we do, we have biopsy results. We have partial autopsies. 2-3 organ में से छोटा-छोटा हिस्सा लेके देखा कि पेशेंट तो मर गया, पर इसके में चेंज क्या आया, दूसरे पेशेंट में मैं कैसे यूज करूंगा। पोस्टमार्टम स्टडीज हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं। Dr. Andrew Sain is using these postmortem studies for homeopathy also. Next slide, please. So this is a very, very big question which homeopaths have to consider and have to understand that COVID has given you a platform. And not only a platform, it has given you a phase of understanding. There may be laws differently across the globe जो कहेंगे कि इस स्टेज पे एलोपैथिक मेडिसिन देना जरूरी है, इस स्टेज पे नहीं। पर कब? जब वो कोविड पॉजिटिव है, तो कोविड फ्री हो जाता है 10 दिन में, 9 दिन में, उसके बाद वो पेशेंट आपका है, कीजिए जो करना है। और जब आप राइट इंटरवेंशन करेंगे, आप बिलीव कीजिए ये पेशेंट फॉरएवर आपका हो जाएगा। बिकॉज कोविड के दौरान से ज्यादा कोविड के बाद की चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, उनका असेसमेंट नहीं है, उनके इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। अभी भी टुडे आई नो 3 of my known people who are positive on the second occasion. 15 दिन के अंतराल पे पॉजिटिव हुए, 10 दिन में नेगेटिव हो गए, 15 दिन बाद पैर में बहुत दर्द शुरू हुआ, काफ मसल्स में स्टिफनेस और पेन शुरू हुआ, फीवर शूट हुआ, कोविड टेस्ट कराया, CT value in RT-PCR was much higher than the first infection. What does it mean? The body brought down the infection, but vital force was not strong enough to eliminate the disease. And so it has come back with a bigger bang. So you as homeopaths have to act here. Now, when we are talking about acute and chronic, I have no suggestions for homeopathic practitioners because I believe सबने होम्योपैथी पढ़ी है, सब अपनी नॉलेज अपडेट कीजिए और पेशेंट्स को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। मेरा थोड़ा बहुत अनुरोध ये रहेगा कि एक्यूट सिम्टम में जनरल सिमिलैरिटी पे चले जाइए, लेकिन पेशेंट को पूरे टाइम मॉनिटर कीजिए। 4-5 लक्षण मिल रहे हैं, उसको देखिए, पेशेंट कैसा दिखाई दे रहा है उसको देखिए। इन सारी चीजों को देखते हुए अप टू 30 पोटेंसी दीजिए। बहुत सारे सॉल्ट 6x 12x में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 30 में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दवा देने के बाद अगला क्या हुआ, कौन सा लक्षण खत्म हुआ, कम हुआ और कौन सा बच गया, उसके आधार पे अगला दवा दीजिए। स्टेप बाय स्टेप देते जाइए, फटाफट एनालिसिस कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए।
यहाँ से रिवर्सल होता है। रिवर्सल में डाइटरी मैनेजमेंट, फ्लूइड इनटेक, रेस्ट, ऑक्सीजन एंड फीवर मॉनिटरिंग एंड कूल एंड ओपन एयर एनवायरनमेंट इज मस्ट। यहाँ से आप पेशेंट को वापस ले आएंगे नॉन कोविड स्टेट में, वो आपका पेशेंट हो जाएगा हमेशा के लिए। और आप ध्यान रखिए, आज भी पूरी दुनिया में मानसिकता ऐसी है कि हॉस्पिटलाइज होने से पेशेंट डरता है एंड होम केयर is everybody's. So you can always give. When it is chronic, everybody has his or her own way of measuring. और chronicity में बहुत सारे presentations आए। पुराना ट्यूबरकुलर पेशेंट है, पुराना वैक्सीन हाइपर रिएक्शन का पेशेंट है, एलर्जिक कंडीशंस का ट्रीटमेंट है, वो बता देगा मैं इतनी चीजों से एलर्जिक हूँ। पॉलीफार्मेसी का पेशेंट होगा, 20 साल से डायबिटीज की दवा खाता हूँ, 15 साल से हाइपरटेंशन की दवा खाता हूँ, और अब तो लेडी होगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है थायराइड की दवा भी चाहिए। मेनोपॉजल एज, लेकिन मुझे ये लक्षण है कोविड, तो आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, लेकिन आपका एक मोटिव होना चाहिए, आई एम नॉट ट्रीटिंग दिस कंडीशन, आई एम ट्रीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली इवॉल्व्ड chronicity of the patient. If you do this, you are successful. If you don't do this, you're not. Now, if we come to the analysis of which system suited best in COVID and so-called post-COVID treatments, I'm sharing my experience. मेरा अनुभव ये कहता है कि causation theory सबसे अच्छा काम किया। डॉक्टर बोनिंग हसन की जो थियोरी, वो कैसे मैंने डिराइव किया, जब हॉस्पिटल में एक ही परिवार के 4 पेशेंट या 3 पेशेंट थे, हमने देखा बाय चांस वो हमारी स्टडी में भी एनरोल थे। हमारे सामने वो तीनों लोग थे, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिजली यूज करते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही खाना खाते हैं। अगर भाई बहन है तो एक ही माता पिता के बच्चे भी हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति को दूसरों से भिन्न करता है, और ऐसी कौन से कॉज है जो उसकी डिजीज को या तो लेस सीवियर या मोर सीवियर बना। तो हमने फोकस किया कॉजेशन। ये तो बात हुई कोविड की। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड की। जब हमारे पास पोस्ट कोविड या प्रोलॉन्ग कोविड या 3 हफ्ते के बाद का पेशेंट आता है, तो भी हम उसके कॉजेशन पे ही जा रहे हैं। अगर उस पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स खाए तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसको नौशिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, डायरिया, विटामिन सी के ओवरयूज से, जिंक के ओवरयूज से और एंटीबायोटिक के ओवरयूज से, इन तीनों के ओवरयूज से ये उसके नॉर्मल ट्रीटमेंट सिम्टम्स। विड्रॉल से वो पेशेंट इन सिम्टम्स से फ्री हो जाएगा। यदि विड्रॉल से नहीं होता, आप थोड़ा बहुत एंटीडोट कर दीजिए। एंटीडोट करने के लिए अगेन द प्रिंसिपल अप्लाइज, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, द एज, द सिवियरिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। डोंट गो ऑन द लाइन ऑफ इन्फेक्शन। इफ यू रिवर्स फ्रॉम हियर ओनली, यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। माय एक्सपीरियंस, अगर पेशेंट ने बहुत हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी खाया, लोग 2-2 गोलियां खा रहे हैं सुबह 500 mg की 3-3 महीने, नो, vitamin C is naturally present in the Indian food. We absorb a very small fraction of vitamin C from the food. So medicine का तो और smaller fraction है। तो आप फिर क्या दे रहे हैं उस मरीज को? आप उसको GIT disturbances के साथ हार्ट बर्न दे रहे हैं। बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है पेशेंट में, छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, मुंह में छाले दिख तो नहीं रहे हैं, पर कुछ भी खाता हूँ नमक भी सहन नहीं हो रहा, पूरा मुंह आया हुआ है, जीभ बिल्कुल जरा सा भी नमक और मिर्च सहन नहीं करती है, खटाई सहन नहीं करती है। स्टमक क्रैम्प्स है, पेट में दर्द अचानक आएगा फिर ठीक हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं रहता। ब्लोटिंग, पूरे समय पेट फूलने की सेंसेशन, थकान और नींद, सर दर्द और स्किन में रेड फ्लशेस, ये विटामिन सी के ओवरयूज के लक्षण हैं। आई एम सेइंग इट अगेन, राइट इट डाउन समवेयर। आपको ये पेशेंट में मिलते हैं, आप विटामिन सी विड्रॉ कर दीजिए, और आप होम्योपैथी जानते हैं, आप किसी भी एसिड से उसको एंटीडोट कर दीजिए। किस पोटेंसी में करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं 0/1 से करती हूँ ऐसे ओवरयूज। आई हैव माय ओन। तो यदि विटामिन सी का ओवरयूज हुआ है तो नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया के साथ हार्ट बर्न, स्टमक क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, फटीग एंड स्लीपीनेस, हेडेक एंड स्किन फ्लश। This will be more pronounced in menopausal women. This will be more pronounced in girls before their menstrual period. आप सोचेंगे मेंसेस की वजह से। एक बार पूछिए, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, विड्रॉ करवा दीजिए। उसको बोलिए अभी 2-3 दिन गैप के बाद नींबू का शरबत पीना शुरू। इट विल बी अ ग्रेजुअल विड्रॉल। अब आते हैं जिंक के ऊपर। अभी बहुत मीडिया में आ रहा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि जो फंगल इन्फेक्शंस प्रोलिफरेट हो रहे हैं
उसमें डायबिटीज और स्टेरॉइड ओवर यूज के साथ साथ तीसरा फैक्टर जो काम में आ रहा है वो है जिंक ओवर। हम होम्योपैथी में जिंकम मेटालिकम पढ़ते हैं, आप उसको उठा लीजिए, वही सिम्टम्स आपको पेशेंट में प्रूविंग में मिल रहे हैं ओवर यूज ऑफ जिंक से। क्या है वो? यदि 40 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा लेते हैं तो वो पूरी फ्लू लाइक पिक्चर ले आता है, फीवर कफ ले आता है, और पेशेंट को ट्विचिंग सेंसेशंस है बॉडी में हियर एंड देयर, उनको कहीं कहीं दर्द हो रहा है किसी किसी मसल में, वो बोल रहे हैं मुझे चुभन आती है एकदम से और ठीक हो जाती है, छाती में एक बूंद सा दर्द आता है, ठीक हो जाता है। यदि हम इन चीजों को लंबे समय तक लेते रहे, जिंक को लंबे समय तक लेते रहे, तो ये कॉपर का बॉडी में अब्जॉर्प्शन भी कम करेगा, विच इज डेंजरस। इट इज अ टॉनिक फॉर आवर हार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाए। एक और चीज बताती हूँ, आई एम सरप्राइज्ड टू सी द प्रिस्क्रिप्शन। लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर गिविंग antagonistic medicines together, probiotics and antibiotics together. How will they act together? So if you are giving zinc for a very very long time, it will suppress the effect of the antibiotic. तो उसका इन्फेक्शन जाने और इन्फ्लेमेशन जाने में बहुत समय लगेगा। तो हम जिंक दे ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वो इनिशियल एनहांसमेंट करता है बॉडी की रिपेयर प्रोसेस, इसलिए हमें देना जरूरी है। और जो लास्ट बिंदु है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हाई फ्लो ऑक्सीजन। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, हम और आप एक दिन में 6 लीटर ऑक्सीजन नॉर्मली पीते हैं, जो हमें एनवायरनमेंट से मुफ्त में मिलता है। ये ऑक्सीजन बहुत ग्रेजुअली हमारी लंग्स तक जाता है, एल्वियोलाई तक, और ये नेचुरल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करता है। कोविड में क्या हो रहा है? क्यों आखिर ऑक्सीजन की कमी आ रही है? क्यों HRCT में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? क्योंकि जो लंग है, राइट साइड में 3 लोग, लेफ्ट साइड में 2 लोग। जो ऋषि मुनि है भारत के, जो हिमालय पे तपस्या करते हैं, कोविड के सीवियर मोस्ट पेशेंट्स से भी कम उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, लेकिन वो तब भी जीवित रहते हैं और तपस्या करते हैं महीनों तक। आप जानते हैं क्या प्रैक्टिसेस है उनकी? ये जो प्रोनिंग नाम की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये उनके हठ योग की यदि हम व्यायाम देख लें, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमारे ऋषि मुनि करते हैं हिमालय पे, वो यदि आप सब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी वैसे ही बहुत एनहांस हो जाएगी। बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द लोब लंग हैज 2 lobes and it gets loaded with oxygen faster. It has got a more steeper angle of the tracheal tube, so the flow is fast. तो बहुत सारे लोग कहते हैं लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग। तो अभी जो मैं विषय बता रही थी कि हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो आवश्यकता है कोविड में, वो कोविड का इलाज भी है। कैसे इलाज है? क्या करता है ये हाई फ्लो ऑक्सीजन अंदर जाके? क्या लंग्स में बैठ जाता है? क्या बाहर नहीं निकलता कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। हाई फ्लो ऑक्सीजन जो अनवांटेड चीजें लंग्स में जमा हो गई हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डिपॉजिट्स हो और चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जिसने ब्लॉक किया, उन सबको बाहर फेंकती है। और जो लंग एल्वियोलाई है उसमें हेल्दी एक्सचेंज को एनहांस करती है। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन इज अ ट्रीटमेंट इन कोविड, उसको अन्यथा ना लें। आप ये जानते होंगे कि आपके पेशेंट के बारे में कहा जाता है उसको 3-4 लीटर पर मिनट से शुरू किया, रिस्पॉन्स नहीं आया तो 5 पे बढ़ाया, 6 पे बढ़ाया, 7 पे बढ़ाया। मेरा ऑब्जर्वेशन है 7 लीटर पर मिनट के बाद पेशेंट को थोड़ा अनईजी लगने लगता है, शायद इसलिए कि 6 लीटर तक हम तो नेचुरली ले पाते हैं, अब हमारी कैपेसिटी से ज्यादा धकेला जा रहा है, लेकिन वो आवश्यकता है। पर ये जो हाई फ्लो ऑक्सीजन है ये आपको बहुत सारी चीजें देता है जो आपको हैंडल करनी है, जैसे नॉस्ट्रल्स में ब्लीडिंग एंड ड्राइनेस इन द एंटायर ट्रैक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन presentation or finding in COVID. Then severe headache. Because of the loading of the air, the patient experiences severe headache. ये जो ऑक्सीजन आपको दिया जाता है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और 100% ह्यूमिडिटी में दिया जाता है। और इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन के यूज के बाद ह्यूमिडिफायर्स को साफ नहीं किया, उसी ह्यूमिडिफायर को 1, 2, 3, 5 पेशेंट में लगा दिया, उसके अंदर फंगल ग्रोथ हो रही थी, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी। पेशेंट बेचारा गया तो वायरस की डिजीज लेके था, लेकिन बाहर आया तो पता नहीं जिंदा या मुर्दा बहुत सारी डिजीजेस लेके आ गया। तो ये जो ह्यूमिडिटी है, इट इज अ होम फॉर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो।
और इसीलिए ईश्वर ने हमारा एक नेचुरल सिस्टम बिल्डअप किया हुआ है जिसमें हमारे नेजल एपिथेलियम में फिल्टर्स लगे हुए हैं और वो फिल्टर्स हमारा ह्यूमिडिफिकेशन नॉर्मलाइज कर। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और ये जो एयर आपके अंदर जा रही है ये ठंडी है और सूखी है और कंप्रेस्ड है, इसीलिए इसका ह्यूमिडिफिकेशन जरूरी है। पिछले साल जब मैं चिरायू में काम कर रही थी तब एक नए ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके अटैचमेंट्स जो होते हैं, जो कनेक्टिंग ट्यूब होती है, वो सब उतरे थे। तो हमारे एक फ्रेंड थे, मैंने उनसे कहा मैं 1 मिनट के लिए इसको एक्सपीरियंस कर सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा कीजिए जरूर। एंड इट वाज अ लो ऑक्सीजन बट आई कुड नॉट स्टैंड इट। नाउ व्हेन आई रीड, और जब मैं लोगों का सुनती हूँ 8 लीटर पर मिनट है पेशेंट ऑक्सीजन निकाल रहा है, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसे सिडेट करना पड़ रहा है, कई बार हाथ पैर भी बांधने पड़ रहे हैं क्योंकि वो तो आवश्यक दवा है। तो मुझे समझ आता है कि हम लोगों ने अपनी जो विरासत है, जो इतना फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन है, उसको यूटिलाइज नहीं किया और आज पेशेंट यहाँ आ गया। बट पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उसकी जिंदगी बचानी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, एसेंशियल इविल्स हैं, वो हमको हैंडल करना ही पड़ेगा। ये सब हमारे पास आने वाले हैं। नाक में महीनों तक उनको ड्राइनेस रहने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो महीनों तक रिपोर्ट करती हैं। अब होम्योपैथिक रिसर्च इस पर बहुत हुई और एक मेरा सजेशन है कि होम्योपैथी को अपने जीनस एपिडेमिकस को बहुत एक्सपांड करना पड़ेगा। कैसे? पोस्ट कोविड के कम से कम 50 जीनस एपिडेमिकस निकलने चाहिए, 50 अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन। अगर पेशेंट सिर्फ ऑक्सीजन पे था और ऐसी कंडीशन वो प्रेजेंट कर रहा है तो एक जीनस बनना चाहिए, क्योंकि जीनस बनाने के लिए हमको एक नंबर चाहिए। ऑलरेडी द वर्ल्ड इज एग्जॉस्टेड, इतना नंबर है पेशेंट्स का, हम किस चीज में देर लगा रहे हैं? हमको हर कैटेगरी और हर स्टेज का जीनस वर्कआउट करना चाहिए। पायलट स्टडी के लिए हमको 10 से 25 पेशेंट्स बहुत है और हमारी मेडिसिन किसी भी हालत में इंटरफेयर नहीं करेगी किसी ट्रीटमेंट से, बिकॉज दीज आर अल्ट्रा हाई डाइल्यूशंस व्हिच आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्लेन। अगर हम पुरानी स्टडीज को देखते हैं, देयर इज अ मिसप्रिंट, दिस इज आर्सेनिक एल्बम, दिस इज अ मिसप्रिंट। अगर हम फ्रंटलाइन मेडिसिन को देखते हैं, चाहे वो भारत में हुई लगभग 27 स्टडीज हैं जो भारत सरकार ने कोविड पे करी है, हॉस्पिटलाइज नॉन हॉस्पिटलाइज सब तरह के पेशेंट्स, प्रिवेंटिव आइडियोलॉजी सब पे, मैंने भी उसमें से एक स्टडी की है 300 पेशेंट्स पे। उन सब में पूरे विश्व में होने वाली अच्छी रिसर्च 110 कंट्रीज में ऑफिशियली अच्छा काम हुआ, जिसमें से लगभग 70 कंट्रीज ने किसी न किसी रूप में इसको पब्लिश किया। उनमें आप अर्ली ऑनसेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स एंड आफ्टर पोस्टमार्टम एनालिसिस, लार्जली देयर इज अ हैंडफुल। और होम्योपैथी के पॉलीक्रिस निकल गया। फिर से होम्योपैथी का रूल प्रूव होता है कि बहुत कम मेडिसिन के साथ आप इनडेप्थ स्टडी कीजिए, आप लार्जली पेशेंट को कवर करें। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको हर फ्रंट पे हिट करना है, प्रिवेंटिव, पैलिएटिव, क्यूरेटिव। अगर हमने अपने आप को किसी भी फ्रंट पे वीक रखा पोस्ट कोविड, तो हम सर्वाइवल में बहुत तकलीफें हमको आने वाले वक्त में होने वाली। अब मैं आपको कुछ थोड़े से रूब्रिक्स दिखाना चाहूंगी जो होम्योपैथी की किताबों में है, मैक रिपर्टरी में है, बहुत सारी बुक्स है। मर्फी की रिपर्टरी, वेरी वेरी इवॉल्व रिपर्टरी, एक रिपर्टरी यूज करनी, मर्फी की यूज करनी। राडार ओपस, सुपर एक्सीलेंट मेकअप। शायद ये रूब्रिक्स हमारे यंग डॉक्टर्स ने कभी देखे नहीं, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन द लंग विद इन्फ्लेमेशन, ये रूब्रिक आज नहीं छपा है, कोविड आने के बाद। आप अंदाज लगाइए होम्योपैथी में लोगों ने कितना इनडेप्थ काम किया, हम पढ़ रहे हैं क्या? थ्रोम्बोसिस, clotting, coagulation tendency, apoplexy. You will be surprised to see every aspect, all membranes inflamed. You can see ये COVID की severity है. Now see all presentations of the respiratory system. You have to go back to your materia medica after you see these rubrics. Please evaluate. Patient आपके सामने है. आपको cartilages में आप पढ़िए, pain. This is a very very common presentation of COVID, post COVID. Costal perichondritis. निमोनिया में कंसोलिडेशन स्टेज की भी दवा है और रेजोल्यूशन स्टेज की। एक्यूट है तो ग्राउंड ग्लास दिखेगा, क्रॉनिक है तो फाइब्रोसिस दिखेगा। एक्सरे देखना सीखिए। सीटी आपको नहीं देखना आता है, आप इंटरप्रिटेशन कराइए। जो सीटी करते हैं उनकी ड्यूटी है इंटरप्रेट करने की, जो एक्सरे करते हैं उनकी ड्यूटी है, पर उस इंटरप्रिटेशन को अपने सिस्टम की किताबों से रिलेट कीजिए। और आप जब ये करते हैं तो आप किसी भी हालत में फेलियर होने वाले नहीं।
मैं आपके साथ सिर्फ 2-3 स्टडीज को डिस्कस करना चाहूंगी, लगभग 1 घंटा हो रहा है। मेरी पेन ड्राइव, हाँ जी, मैं आपके सामने कुछ स्टडीज पुट करना चाहूंगी जो मेरे लिए बहुत बड़े, यू नो, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. There are things which have been done. There is a study on viral infections of homeopathy. Role of homeopathy. It is a systematic review. ये जो systematic review है, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाई डाइल्यूशन रिसर्च में 2020 में छपा है, अगस्त में. जॉय कुमार देव हैं जिन्होंने ये, जो इसके फर्स्ट ऑथर हैं. और ये जो स्टडी है ये बताती है कि पूरी दुनिया में डिफिकल्ट वायरल कंडीशंस में होम्योपैथी कैसे इवॉल्व हुई. आई डोंट बिलीव इन पॉली होम्योपैथिक फार्मेसी. एक समय में 10-10 दवाएं होम्योपैथी की दीजिए जिनका टेस्ट नहीं हुआ है. लेकिन अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये इन्होंने कॉम्बिनेशन यदि किया है, उसको सिंगल मेडिसिन बना के उसको प्रूव किया है. वुहान में एक स्टडी हुई है. आई विल शो यू. लेट मी ब्रिंग फ्यू इंपॉर्टेंट स्टडीज टू यू. Yes, many of these studies are in vitro and few studies are clinical. There was an in vitro study which was done by Glathar and Salmuller in 2001, way back, और जिसमें उन्होंने एक दवा बनाई यूफोर्बियम कॉम्पोजिटम. तो यूफोर्बियम कॉम्पोजिटम में 3 दवाएं मिली हुई हैं और उनके कॉम्बिनेशन को सिंगल मेडिसिन बना के प्रूव किया. एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट which says that homeopathic medicine has a distinct role to combat viral infections like respiratory syncytial infection and herpes simplex virus type 1. This is a very important study. उसके बाद एक स्टडी हुई है जर्मनी में जिसमें कि जो कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन था. उसमें अगेन इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन को पोटेंटाइज करके और उस ड्रग को निकाला है. और अगेन जो ड्रग निकल के आई है वो कहती है कि the results are much better in the initial stages, but for the later stages we need to do a proper validation in meningitis, scarlet fever, typhoid and pollen. So these are very valuable studies which each one of you should know and should approach, and you all should learn to do the literature review. Now there are a lot of studies on comorbidities of COVID. Not with homeopathy alone, there are systematic reviews, and a very important systematic review has been published. Let me tell you, it is still in print. It is still in print, not published yet, but in print है और peer reviewing उसकी हो चुकी है. और ये UAE की यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, जिसने स्टडी की है. और जो ये बता रही है कि जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज कोविड के साथ आइडेंटिफाइड है, उसके साथ साथ बहुत सारी और ऐसी कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसमें वो ये बताता है कि बहुत सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, डिसीजेस हैं, ड्रग डिपेंडेंस हैं जो मिल रहे हैं. जैसे हम सब जानते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, सीओपीडी में तो ये पाया जाता ही है. लेकिन ऐसी बहुत सारी दूसरी भी डिजीजेस हैं जिनके साथ कोविड एसोसिएटेड मिला है और कोविड का रिस्पॉन्स उन कंडीशंस के ट्रीटमेंट के साथ इंप्रूव हुआ. Now just my 5 minutes wind up on an approach to black fungus which I have prepared for the state of Madhya Pradesh. And this approach says, the state of Madhya Pradesh is still in the process of evaluating it, but I am telling you my approach. My approach says that in conditions like black fungus, which are acute life-threatening conditions, हम रुक के नहीं बैठ सकते, हमको पहले से तैयारी करनी, हमको जीनस पे काम करना ही होगा, हमको प्रेजेंटेशंस को क्लस्टर करना होगा. और जैसा कि होम्योपैथिक लिटरेचर कहता है, एक कंडीशन के लिए एक से अधिक जीनस हो सकते हैं यदि किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल कारण की वजह से उसका प्रेजेंटेशन वेरी. तो फास्टेस्ट और सबसे साइंटिफिक अप्रोच इसकी होगी जीनस एपिडेमिकस, दैट इज द प्रिवेंटिव अप्रोच. सेकंड इज कि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो इसके हाई ससेप्टेबिलिटी ग्रुप में आते हैं, जो डायबिटिक हैं, कमजोर हैं, मल्टीपल डिजीजेस हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम में और जो ICMR की गाइडेंस के हिसाब से जो सिम्टम्स हैं उनको मैंने पिकअप किया. तो हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स से मेरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर निहारिका जैन, डॉक्टर अक्षय जैन, जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, वेरी थैंकफुल. क्लोरम
थूजा, काली आयोड, मर्कसॉल, एसिड नाइट्रेट, सीपिया, एचिनीशिया, मजेरियम, कैलकेरिया कार्ब एंड आर्सेनिक एसिड। यदि हम पैलिएशन करना चाहते हैं, डिजीज पैथोलॉजिकल हो चुकी है, हम उसको पूरी तरह से पलट नहीं सकते, लेकिन पेशेंट की सफरिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें सपोर्टिव हमको होना है। तो मायरिस्टिका, सीकेल, लैकेसिस, ऑसिमम, चिरायता, एचिनीशिया, आर्सेनिक। और यदि हमको शुरुआत से हर पेशेंट के लिए एडजुवेंट होम्योपैथी देनी है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हमको क्लस्टरिंग करनी है पेशेंट्स की, सिम्टम एनालिसिस करके, और ऐसे बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सब पब्लिश करना शुरू कर दिया है। आई डू नॉट बिलीव इन कॉम्बिनेशन थेरेपी, बट डॉक्टर रेक्वेक की एक एक्सपेरिमेंटेड ड्रग है R82 ड्रॉप्स, जो इन्होंने बहुत सालों से एज अ प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट फॉर कोविड फॉर फंगल इन्फेक्शंस यूज किया है। इट इज अ वेरी सक्सेसफुल ड्रग। Thanks a lot for your patient hearing. I have already crossed 1 hour, and if there are any questions, I'm open for them. Question answers, can you? अगर कोई ड्रॉप बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाला हो तो चैट 14 चैट्स। Okay. All this entire presentation will be available on the YouTube, on the website of State Council of Homeopathy and on my YouTube channel. आप कभी भी देख सकते हैं, आप उसके चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, और यदि आपको कोई और चीज पूछनी है तो आई एम अवेलेबल फॉर इट। किसी ने बोला है रिपीट द मेडिसिन फॉर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, दीज आर माय डिडक्शंस। जो प्रिवेंटिव पार्ट है या जो जीनस एपिडेमिकस है वो अभी ऑफिशियली वर्कअप नहीं हुआ है, उसको वर्कअप करना पड़ेगा। लेकिन जो आईसीएमआर ने सिम्टम पिक्चर प्रेजेंट की है, आईसीएमआर ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, उसके हिसाब से देयर इज अ रेंज ऑफ मेडिसिन व्हिच फॉल इनटू दिस कैटेगरी। क्लोरम, थूजा, काली आयोड, मर्कसॉल, एसिड नाइट्रिक, सीपिया, एचिनीशिया एंगस्टिफोलिया, मेजेरियम, कैलकेरिया कार्ब, सिकेल कॉर एंड आर्सेनिक एल्बम। ये दवाएं आईसीएमआर की प्रेजेंटेड पिक्चर को मैच करती है। पैलिएशन यदि करना है, पेशेंट इन्फेक्टेड है, सर्जिकल इंटरवेंशन हो रहा है, डिब्राइडमेंट होना है। आप लोग जानते होंगे कि डिब्राइडमेंट करते हैं फंगल का, सबसे पहले सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, लेकिन फंगस जो होता है उसको हमारी बॉडी का एल्कलाइन नेचर बहुत पसंद है। इसने भी स्किन पे एक्सपीरियंस किया होगा टीनिया, एक बार घुस गया तो हर गर्मी में निकल के आए। तो डिब्राइडमेंट जरूर करते हैं, उससे लिमिट भी होता है, लेकिन यदि उसकी रैपिडिटी मिलती है, शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर तुरंत एक्सिशन करते हैं उस पार्ट का। और हम जानते हैं कि सिर्फ इसी रूट ऑफ एंट्री से वो एंटर करता है। तो यदि आपने एक इंडियन प्रैक्टिस है, 5000 साल पुरानी भारतीय प्रैक्टिस है, हर घर की, नाक में सोने से पहले तेल लगाना है या शुद्ध घी लगाना है, मुंह का रोज तेल से कुल्ला करना है, that is called oil pulling. So you do it for 5 to 15 minutes, and in your eyes you have to apply some greasy thing. बिना गरम करके शुद्ध घी लगाया जाता है और कैस्टर ऑयल भी लगाया जाता है, जो भारत के टेक्स्ट में लिखा है। यदि हम इन तीनों एंट्री पॉइंट्स को सील कर देंगे तो आपके पेशेंट को ये फंगस का स्पोर एंटर करेगा ही नहीं। There is no other way. It enters through the nose, reaches the paranasal sinuses and nasal sinuses and starts affecting. So what I mean to say is कि आपको दवा, आपको immune building, आपको susceptibility के हिसाब से response, आपको blockage of causes and overall health, इन सभी जगह पे आपको टारगेट करना पड़ेगा यदि हमको एक्चुअली कंप्लीट इन टोटलिटी पेशेंट को लेना है। वैशाली has asked a question, what was the percentage of cure in your study? Vaishali, my whole presentation was done on World Homeopathy Day, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, उसमें हमारा अचीवमेंट ये था कि हमारे पेशेंट्स 2 days अर्ली सिम्टम फ्री हुए। 10 दिन के हॉस्पिटल स्टे में हमारे 150 पेशेंट 2 दिन जल्दी डिस्चार्ज हुए। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, क्योंकि अगर पेशेंट 2 दिन जल्दी डिस्चार्ज होता है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। सेकंड,
हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फीवर वाज 20 आवर्स अर्लियर. These two major findings. इनके सिवाय हमारी 8 और फाइंडिंग्स है जो कि उनके पैरामीटर्स. One has asked, is it compulsory to give blood thinner after COVID? It's a good question. I have a humble submission. थोड़ा पढ़ना सीखिए. पलट पलट के अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और पैथोलॉजी पढ़ी. हम क्यों देते हैं ब्लड थिनर? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो गया. इससे पहले हुआ था क्या? नहीं हुआ था. आज ब्लड गाढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि इस बीमारी ने ऐसा कुछ किया जिससे खून गाढ़ा. क्या किया इस बीमारी ने ऐसा? इस बीमारी ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जिसमें सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर रिएक्ट किए इस वायरल एजेंट से और हमारे ब्लड के डिफेंस के सिस्टम लड़े और वो क्लस्टर्स जाके इधर उधर लॉन्च हुए और उनका डिसइंटीग्रेशन शुरू. और ये जो डी डाइमर का टेस्ट होता है ये टेस्ट किया जाता है. आप जो मॉडर्न साइंस की दवा है उससे पहले ही पेशेंट का ब्लड थिक होगा. उसके रीजंस हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, हमारी अपनी लिमिटेशंस है. हम उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते. इट इज अ मैटर ऑफ सेविंग लाइफ. हम खुद क्या कर सकते हैं, हमको वो करना. तो आपको ये देखना होगा कि पेशेंट का डी डाइमर कैसा है और उसका एलडीएच कैसा है. मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा. मोटा मोटा बता दी. डी डाइमर करंट थिकनेस ऑफ ब्लड का इंडिकेटर और एलडीएच प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का इंडिकेटर. सीआरपी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का इंडिकेटर है और लिम्फोसाइट टू न्यूट्रोफिल रेशियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर ब्लड टू इन्फेक्शन. इन चार का रिलेशन पढ़ना सीखिए और ब्लड थिनर देना चाहिए क्योंकि पेशेंट लंग के खराब होने से कम मर रहे हैं, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा. उसका कारण ये मायोकार्डाइटिस, थिकनिंग ऑफ द ब्लड, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द हार्ट. प्लीज अंडरस्टैंड. There was one more question I wanted to take. I think that lung fibrosis. Very good, very good. Now see. अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूट फेज में ग्राउंड ग्लास होगा और जब वो ग्राउंड ग्लास क्या है, एक्यूट है. एक्यूट में क्या होता है? साइटोकाइनिन भी होगा उसमें, लंग का डिस्चार्ज भी होगा, डेड टिश्यू का डेब्रिस भी होगा, हो सकता है कहीं ब्लीडिंग भी हो गई. ये पूरा एक मिक्सचर है. आपने दवा दी तो भी ये सूखेगा, आपने दवा नहीं दी तो भी बॉडी सुखाएगी. बॉडी नहीं सुखा पाई, फ्लेयर ज्यादा हो गया, पेशेंट मर जाएगा. आपने दवा दी, ये सूखने लगा या बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से सूखने लगा. अब क्या हुआ? लंग में सूखे सूखे फाइब्रोसिस बढ़ गए. अब यहाँ पर क्या जानना? क्या फाइब्रोसिस पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में घातक है? क्या इस फाइब्रोसिस की वजह से उसको आने वाली बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा है? तो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस और इतनी सारी सीओपीडीज जड़ जड़ तक पहुंची हुई है. यदि हमने एक मास सर्वे कर लिया तो हमको पता नहीं कितने % लोगों में फाइब्रोसिस मिल जाए. तो आपको 100% लंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका लंग यदि किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आपको उसको रिपेयर करना ही. फाइब्रोसिस इन होम्योपैथी, wherever it is a state of the tissue, it is a state of drying of the tissue, reduction in the cellular fluids. It may be reversible, it may not. So if you do a treatment of fibrosis, you have to do a pre-analysis and post-analysis. हमेशा कीजिए. एक डिजिटल एक्सरे कराइए पहले और एक बाद. And take the comments from an expert. So what I want to do by my lecture is, मैं बहुत शायद लंबा कर लिया मैंने, लेकिन you have to develop an approach. आपको सीखना पड़ेगा. एक ने पूछा है ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है. देखिए बिल्कुल हो सकती है. इसमें आपको जो पेशेंट ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे डिपेंडेंट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑलरेडी एस्प्रिन 75 mg लेती है. कभी आपने इसकी संख्या की कल्पना की है? आप इसको करिएगा. आप यदि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और मेरा ये वीडियो 1-2 दिन में लोड हो जाएगा, आप उसमें क्वेश्चन बैंक में डालिए, मैं आपको बताऊंगी. हमारी एडल्ट पॉपुलेशन और अब तो हमारी यंग पॉपुलेशन में बहुत बड़ी संख्या में ब्लड थिनर्स. जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं उनमें पहले से ब्लड को पतला करने के लिए उनको जिंदगी भर लेना है. अब एक ऐसी बीमारी आ गई जिसमें ब्लड गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होगा ब्लड तो क्या करेगा? ब्लड गाढ़ा होते ही छोटे छोटे थ्रोम्बस बना. वो पहले लॉज नहीं, मतलब पहले वो फंसे रहते, चिपके रहते, बाद में वो ढील होके जाने लगते. तो ब्रेन में पहुंच गया अगर, तो पहला लक्षण जो आपको पेशेंट का देखना है, क्या उसका एक हिस्सा शून्य, तिरछा या लटका हो. ऐसा है, immediately contact a specialist of cardiac system. But before you start, take arnica tincture immediately. Homeopathy has fabulous blood thinners.
Indian dietary system has fabulous blood thinners. There are asanas, there are naturopathic methods जिससे आप अपनी बॉडी के सर्कुलेटिंग ब्लड को थिन या नॉर्मल कंसिस्टेंसी में मेंटेन कर सकते हैं. प्लीज गो थ्रू ऑल दिस, एम्पावर योरसेल्फ. आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है. शेयर एक्सपीरियंस ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ लंग फाइब्रोसिस. आई एम राइट नाउ डूइंग 3 केसेस ऑफ पोस्ट कोविड जिनमें फाइब्रोसिस है, और उसमें फाइब्रोसिस बहुत एस्टैब्लिश नहीं था, जीजीओ और फाइब्रोसिस के बीच का था, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है. पल्मोनोलॉजिस्ट मेरा नोन है और उसी के साथ मैंने कोविड में काम भी किया. ही इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस पल्मोनोलॉजिस्ट. शायद 20,000 पेशेंट करने वाला हिंदुस्तान का अकेला पल्मोनोलॉजिस्ट होगा. तो उनका कहना है देयर इज इंप्रूवमेंट एंड ही इज सेइंग कंटिन्यू विद इट, बट आई स्टिल नीड अराउंड 2 months टू गिव यू द राइट आंसर. आई एम सिंपली वर्किंग ऑन फाइब्रोसिस. इस केस में पैथोलॉजिकल चेंज है, टिश्यू मॉडिफिकेशन है. I think we are done with the questions also. Please share acute and chronic case medicine potency. Okay. Case potency में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये आपका जजमेंट है, लेकिन acute में हम lower potency देना चाहिए हमें, और chronic में ideally हमें more dynamic, higher potency देनी चाहिए. तो I can request you all कि अपना अपना develop कीजिए और आप अपना अपना insight उसमें रखिए. And जैसे बहुत अच्छे होम्योपैथ्स आपके आसपास भी होंगे, आप उनके भी एक्सपीरियंसेस लीजिए. जैसे मैंने कई लोगों को देखा है एकदम बहुत एक्यूट सिचुएशन में भी वो 1M यूज करते हैं और उनके पास रिजल्ट्स. मैं नहीं करती. सो वी हैव वेरिएशंस, बट वी हैव अ वेरी गुड. माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन माय चैनल इज ऑन पोटेंसी. ओके. एंड अगेन डॉक्टर पोरे हैज गिवन अ वेरी गुड सजेशन. आई रिस्पेक्ट यू सर, कि आप डी डाइमर को स्टैंडर्ड अकेले डी डाइमर को आप मत लीजिए. जो स्टैटिन्स पे पेशेंट है, ब्लड थिनर्स पे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी है. देयर आर वेरी वेरी वेरिएबल प्रेजेंटेशन. आई हैव अ पेशेंट जिसका डी डाइमर, जो यदि हम 0 से 0.5 रेंज लेते हैं, 0.9 पे आके अटक गया. ना वो स्टैटिन से ठीक हो रहा है और ना अभी होम्योपैथी देते हुए तो आज 7वां ही दिन है, पर अभी तो कम नहीं आया है. अभी हमें सेकेंड इन्वेस्टिगेशन कल करा. लेकिन देयर आर पेशेंट्स जिनका 4 था, वो 1.5 1.9 आ. So you have, this is variable, this is individualization. Please understand. This is very very important. होम्योपैथी को देने में जल्दी मत कीजिए, लेकिन पैथोलॉजिकल चेंजेस हो, एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग हो, बहुत टाइम मत लगाइए. जनरल सिमिलैरिटी करने से फायदा होता है. आई होप patient has normal O2 who know has 85 saturation only. Normal patient, normal O2 who knows. And many of the patients have low oxygen saturation. Yes, it is true. That is why the hypoxia should be symptomatic. And one thing which is very important about COVID, which I learned, constantly गिरना नहीं चाहिए saturation. 12 घंटे में यदि गिरता रहता है saturation, तो उसको आप अलार्मिंग मानेंगे. यदि आपका saturation एक जगह पे आके फिक्स हो गया है और आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, आपने प्रोनिंग शुरू करा दी, आपने हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टेंटली. और अभी तो हम ये पेरिफेरल देख रहे हैं, एक्चुअल तो आर्टीरियल होता है, वो हम मेजर नहीं कर सकते. लेकिन आप ये सारी चीजें करते हैं, आप तुरंत नट्स पे आ जाइए, तुरंत आप एंटीऑक्सीडेंट फूड पे आ जाइए, आपका खुद ब खुद परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव है. उसके बाद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता नहीं है, मत घबराइए, मत घबराइए. बट यदि आपका पल्स रेट 120 के अबव, आपका फीवर अनकंट्रोल्ड, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कंसिस्टेंटली गिर रहा है, तो आपको अलार्म. आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस. आई होप so. Blockage of ear and swelling in patient, yes, these are, see, anywhere inflammation will represent. कान बंद हो, नाक बंद हो, कट का इन्फ्लेमेशन हो, रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन हो, कोविड में आपको इन्फ्लेमेशन मिलने वाला है. जो हिस्सा कमजोर है उसमें मिलने वाला है. Injection is much needed. So what could be substitute? Anand, this is a good question, but again I would like to see the patient case history, क्योंकि हम generalize नहीं कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इस इंजेक्शन की जगह हम होम्योपैथी में ये दें. ठीक है, हमको पेशेंट का प्रेजेंटेशन, उसकी ससेप्टिबिलिटी, क्या पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, यदि वो रिस्पॉन्सिव है तो हम बहुत आगे तक होम्योपैथी उसको दे सकते हैं. और वैसे भी आप समझ लीजिए, मॉडर्न साइंस में दे आर वर्किंग ऑन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस. इन बातों पे ध्यान दीजिए. वो बोलते हैं हमारे पास कोविड की दवा नहीं. दे आर वेरी ट्रू. भाई मरता पेशेंट बचाना है. आज पेशेंट गंभीर आया, मुझे उसको उससे बेटर करके छोड़ना, बहुत अच्छी अप्रोच.
हमको होम्योपैथिक देखनी है. आई हैव गुड एक्सपीरियंस विद एस्पिडोस्पर्मा. आई हैव यूज्ड इट इन 12x and 6x. टिंचर मिल ही नहीं रहा था. लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, मैं उसको जनरलाइज नहीं कर सकती, बट इट इज अ वेरी ओल्ड होम्योपैथिक मेडिसिन. इट इज अ प्रूवन मेडिसिन. डॉक्टर हेल हैज रिटन वांट ऑफ ऑक्सीजन. आप उसको देते हैं और यदि गैस्ट्रिक पेशेंट इंप्रूव करता है. इन माय ओन फैमिली माय कजिन ब्रदर वाज हैविंग 86 सैचुरेशन एंड इट वाज इन अ बैड स्टेट. दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था उसको. वो उसकी माँ बार बार देती रही और उनका कहना था कि उसको देने से उसको बार बार इंप्रूव होता था, लेकिन फिर गिर, पर वो फॉर द टाइम बीइंग इंप्रूव. So I have good experience with it, but I don't generalize my prescription. Never. I never generalize potency. I never generalize medicine. Time is a scarcity for me. So I'm not very, very deep into case taking. I pick up few important tips. जो मुझे उस case में. I think auxiliary treatment, especially exercise at home, are very important. Yes, sir. Thank you so much. Yes, typhoid is coming because typhoid का बैक्टीरिया आपके पेट में ही था. पिछली बार जब आपको टाइफाइड हुआ था ना, वो बैक्टीरिया कहीं नहीं जाता, वो आपके पेट में ही रहता है. अभी इम्यूनिटी फॉल हुई तो वो बैक्टीरिया आ गया. मलेरिया का प्लाज्मोडियम कभी मरा नहीं था. ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हमारी बॉडी में रहती हैं, ह्यूमन फील्ड छोड़ती नहीं है वायरस और बैक्टीरिया. और आपको तो पता है कि हमारी नेचुरल फ्लोरा ही कितनी ज्यादा है. तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने बीमारी क्यों करी, क्योंकि आपका इम्यून मैकेनिज्म वीक हुआ. हमने बताया ना गट, और आपने इतनी सारी चीजें खाई जिन्होंने नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया किया, तो आपने वैसे टाइफाइड के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट दे दिया. बढ़ो तुम और. अंडरस्टैंड. सो टाइफाइड हो रहा है ऐसा नहीं है, टाइफाइड पकड़ में आ रहा है ऐसा है. टाइफाइड हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों में टाइफाइड रिपीट हो रहा है. आई थिंक वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप. हाँ जी. और माय यूट्यूब चैनल इज ओपन. यू कैन प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस देयर. आई ऑलवेज आंसर. मैं टाइम लगाती हूँ ये ठीक है, बट आई ऑलवेज आंसर. And if I'm of help, it will be a pleasure for me. Thank you so much for your, I'm especially very thankful to Dr. Aisha Ali ma'am. She is like a family member and a patron of homeopathy everywhere. She has encouraged hundreds of people, and this council under her has actually reached good. I congratulate you ma'am and thank you so much. Ma'am पूरे ले ली जितने इसमें थे ना, जितने चैट बॉक्स में थे, मैंने पूरे क्वेश्चन दिए. हेलो एवरीबॉडी. हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरे से आवाज नहीं आ रही. हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आज का कैसा लगा ये आप लोग अपना दे सकते हैं यूट्यूब में भी, और हमारे काउंसिल के वेबसाइट पे दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा. और आप लोगों से और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को और कौन कौन से टॉपिक पे बात करना है और कौन कौन से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाना है, अगर आप चाहें तो हम आपके एडवाइस के थ्रू भी बुला सकते हैं. सेकेंड, कोविड का जैसे मैडम ने पूरा समझाया, बहुत अच्छा लगा. जूही ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया. मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से समझा. बेचारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं. तो मैं आप सबकी तरफ से जूही के थैंक्स करती हूँ, जूही को थैंक्स करती हूँ. और जूही को जब भी आप लोग को जरूरत होगी तो जूही की इमीडिएट बुला लिया जाएगा. सेकेंड, कोविड का आप लोग को समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है पोस्ट कोविड में. आपको सबसे पहले इम्यूनिटी, आप बॉडी की इम्यूनिटी को पहले बढ़ाइए, बूस्टअप करिए. बूस्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इम्यूनिटी पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी. आफ्टर कोविड जो होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे लाइक घुटनों में दर्द होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को गले में भी तकलीफ होती है ना. तो ये सब चीजें होती हैं. इसको आप बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है. पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ऑक्सीडेंट अपनी कोई भी हरी सब्जियां हमेशा खाते रहना चाहिए. जैसे पालक जो होती है, पालक में जिंक होता है और पालक में आयरन भी होता है. टैबलेट की जगह अगर अपन पालक को पीस के तो आयरन भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा. और उसमें अगर आप नींबू डाल लें तो नींबू डालने से आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा. तो आप घबरा के टैबलेट ना लें, बल्कि ओरिजिनल नेचुरल फ्रूट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और ज्यादा ऑक्सीजन अगर कमी होती है किसी को तो प्रॉन, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, प्रॉन पोजीशन पे
पेशेंट को लिटालने की बार बार कोशिश करिए, 15 से 30 मिनट लिटालिए और उसको लंबी लंबी सांसें दिलवाइए। तो ये क्योंकि अपन क्या होता है सीधे लेटते हैं या लेफ्ट लेटते हैं तो उससे अपने लंग्स जो लोअर लंग्स है वो ज्यादा वर्क नहीं करते। तो अगर अपन प्रोन पोजीशन में लिटा लेंगे तो आपके पूरे लंग्स जो है वर्क करने लगेंगे और आपको ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। जैसे 94 होता तो 98 99 तक भी चले जाता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को पोस्ट कोविड के पेशेंट को। दूसरा साइकोलॉजिकल बहुत परेशानी हो रही है पोस्ट कोविड में। तो साइकोलॉजिकल परेशान हो जाते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, 14 दिन 17 दिन अलग रहते हैं, तो वो उनको मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए अपन को उनको थोड़ा सा सब लोग के साथ बिठा लिए, खाना खाइए, गेम्स खेलिए, तो उनका मेंटल जो वो है आप उसको चेंज करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल बहुत सारे बच्चे और पेशेंट बीमार हैं। ये सब चीजें आपके हाथ में है कि अपन किस तरीके से पेशेंट को देखते हैं और किस तरीके से पेशेंट को अपन बूस्टअप देते हैं, ये आपके हाथ में। डॉक्टर एक ऐसी मसीहा है जो पेशेंट को अगर प्यार से देखता है और प्यार से उसको सब दवाएं बताता है तो पेशेंट वैसे ही बहुत खुश हो जाता है और वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसलिए ये सब आपके हाथ में है। पढ़िए, बहुत सारी मेडिसिन आज जूही ने बताई है, उन सब की स्टडी करिए और करने के बाद आप पेशेंट्स को दीजिए और प्योर होम्योपैथिक करिए। आप देखिए प्योर होम्योपैथिक करने से और आप अपने रजिस्टर मेंटेन करिए कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को कौन सी सिम्टम्स पे दिए हैं और वो कैसे ठीक हुए, ये आप लोग उसके डायरी में लिखिए और फिर एक रिसर्च करिए। तो जिससे कि हमको ये, और सच में मैं बताऊं आपको कि मैं तो प्योरली मेडिसिन देती हूँ सिर्फ होम्योपैथिक। मेरे घर में एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं मिलेगी आप। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी मस्ट। असल में लोग कॉन्फिडेंस से डाउन हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस उसमें अरे नहीं अपन एलोपैथिक भी साथ में दे दीजिए, लेकिन होम्योपैथिक होम्योपैथिक से मैंने तो पूरे पेशेंट अपने जितने हैं उनको ठीक किया है। अपने घर में भी जो भी हमारे को कोविड पिछले साल पूरे फैमिली को हुआ था, हमने सिर्फ होम्योपैथिक से ठीक किया है। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग होम्योपैथिक की स्टडी करें। आपने कैंट कौन सी बताई है? मर्फी रिपर्टरी पढ़िए आप, उसके अंदर आप सब मेडिसिन जो भी जूही ने बताई है उसको आप पूरा स्टडी करके और वो देना शुरू करिए। और कोविड के ऊपर अपन को बहुत अभी एक अपने पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है अपन लोगों को कि कोविड के ऊपर अपन कोविड और ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी शायद आ गया, तो उसके ऊपर अपन कौन कौन सी मेडिसिन देंगे और कौन कौन सी मेडिसिन के क्या क्या रिजल्ट हो रहे हैं, ये सब आप लोग इस पे जीत करिए। तो कोविड से हमें जीतना है ना। और आप अपनी होम्योपैथिक को भी बहुत आगे ले आना है, इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक आप ये मत सोचिए कि कमजोर है ना। मैंने आपको बता ही दिया कि मैं सारे पेशेंट सिर्फ प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, ठीक करती हूँ। हमारे काउंसिल में भी हॉस्पिटल है, हमारा क्लिनिक है यहाँ पर, और जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से यहाँ पर सारी मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। और यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के सारे पेशेंट आते हैं, उनको भी मैं यहीं देखती हूँ और यहीं देख के उनको ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं सोचती हूँ पता नहीं कितने पेशेंट मैंने देख डाले हैं और सबको रिजल्ट मिलता है, हर पेशेंट को। तो थैंक यू सो मच। आज का आप लोग की मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो वो कैसे, एक बच्ची की भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ शायद बंद कराए तो, अगर उन लोगों की आवाज आ रही हो तो देखिए, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। डिस्टर्बेंस आएगी तो स्टॉप किया। आपको ये कैसा लग रहा है काउंसिल की? हेलो हेलो, हाँ मैम। हाँ, कैसे आप लोग? हेलो। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? सब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा मैम। अरे वेरी गुड। तो बट और इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहना चाहिए मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम इनका नोट्स है, इनके वीडियो मैम अवेलेबल डायबिटीज है वेबसाइट।
मैम डायबिटीज पर एक बहुत सेशन अपने होना जरूरी है। डायबिटीज क्योंकि इस समय डायबिटीज पेशेंट बहुत परेशान है, क्योंकि वो हाँ। वरीड है कि हमारी डायबिटीज और साथ में अगर कोविड हमको हो गया तो कैसे हम सस्टेन करेंगे। तो एक तो डायबिटीज हो गया, और आप बताओ और कौन कौन सी बीमारी पे देखना? मैडम एक टॉपिक पीडियाट्रिक्स पे होना चाहिए। पीडियाट्रिक्स अभी काफी हाई रिस्क में मैम बताया जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैम एक बार और ना फिर से कोविड के ऊपर मैम कल परसों दो तीन दिन बाद ना एक बार फिर से प्रेजेंटेशन कर पाइए मैडम, एक बार और। आप किस क्योंकि हम लोग हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि मैम थोड़ा सा लेट हो गए थे ज्वाइन होने में। ज्वाइन होने में। तो आप लोग यूट्यूब में पूरा काउंसिल की वेबसाइट में देखिएगा, और यूट्यूब में देखिएगा डॉक्टर जूही गुप्ता के उसमें। और क्या बोले आपने? थोड़ा वॉइस थोड़ा स्लो करिए। मैम एक पीडियाट्रिक एंगल से भी मैडम एक वेबिनार रखा जाए, जो छोटे बच्चे जो हैं वो काफी अफेक्टेड होने का बताया जा रहा है। हाँ अभी लेटेस्ट हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी रख लेते हैं। और बताओ मैम ब्लैक फंगल पे एक बार लेक्चर हो जाए। हाँ रेड ब्लैक फंगल पे हो जाना चाहिए। और प्रोफाइलेक्सिस भी मैम। ओके चलिए, आज का आप लोग को बहुत अच्छा लगा, जूही ने बहुत अच्छा बोला है, और आप सब लोग ने बहुत अच्छे से इसको समझा है। आप सबका थैंक यू सो मच बहुत मैडम, लोग- आपके सब वो है इतनी मेहनत जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज कराया, और काफी अच्छा लगा ये एपिसोड देख के। बहुत ही अच्छा आपने इस पे जूम पे प्रोग्राम दिया, असल में प्रेजेंटेशन काफी बेस्ट। अभी बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए, बिकॉज 100 ही लोग जुड़ सकते हैं ना इसमें, तो जी बहुत जी सारे जी लोग देख नहीं पाए। अपने दोस्तों से और अपने जितने भी कलीग्स हैं उनसे बोल दो कि ये होम्योपैथिक काउंसिल के वेबसाइट में देख लें, और जूही गुप्ता के यूट्यूब में देख लें, डॉक्टर जूही गुप्ता, ठीक है मैम, है ना। और जी जिससे जी कि जी। सारे लोग इस चीज को, और नेक्स्ट हम अगले you. हफ्ते रखेंगे, फिर मैं आप लोग को, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। विश यू गुड लक। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, Thank you, थैंक ma'am. यू। थैंक यू मैम। आदमी दिख नहीं रहा। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम मेरे एक डायबिटीज पे होगा। नेक्स्ट डायबिटीज, आप लोग बोल रहे डायबिटीज आदमी। मैम हाँ बोलो। ब्लैक फंगल पे करवा दीजिए मैम। डन डन, यस मैम, ब्लैक फंगस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैम हाँ, मैम बोलो बोलो बोलो। मैम ये क्वेश्चन है, जैसे मैडम किसी को अगर कोविड हुआ है हाँ तो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अगर तो मतलब अगर 1 मंथ के ऊपर हो चुका है, पूरी तरह से ठीक है ना, तो क्या 1 मंथ के बाद में भी पोस्ट कोविड के सिम्टम आ सकते हैं क्या? नहीं, पोस्ट कोविड जो है 3 महीने तक भी रह सकता है उसके सिम्टम, 3 मंथ तक। तो जी, जी। आप उसको ये कर सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी पावर के लिए आप बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे अल्फा जिनसेन दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं। ये सारे मेडिसिन से उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैडम इसमें कोई और हाँ, और 3 महीने तक उसके डायबिटीज को चेक करते रहना चाहिए। 3 महीने तक उसका पेट्रोल पंप में लगा लेना, हम भी पीछे चल रहा है ना, पेट्रोल डलवा लो। और कुछ जैसे मैम इसमें ऑक्सीजन का लेवल काफी डाउन रहता है, यदि अपन कार्बोवेज दे तो कैसा रहेगा? कार्बोवेज बहुत अच्छा वर्क कर रही है अभी, कार्बोवेज जी अच्छा काम कर रही है। जी एंटिम टार्ट ट्यूबरकुलिनम, है ना, जस्टिका, एंटिम टार्ट ब्रायनिया, ब्रायोनिया, आर्सेनिक, यूपिटेरियम पर, कैल्सिनियम, है ना। मैम पल्स लो होने के क्या कारण है? हाँ पल्स एकदम लो हो जाता है पेशेंट का, रेडिकार्डिया फीलिंग होती है। अभी मैडम ने बताया ना जूही ने कि कार्डियक में आपको उनके एक तो अच्छा एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए,
है ना, और उनके सारे टेस्ट करवाना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है ब्लड टैक हो रहा है, कहीं थ्रोम्बोसिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपने उसको पूरा चेक करना, ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू। ओके, विश यू गुड लक, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू सो ma'am. मच। थैंक यू, Have a nice day, ma'am. थैंक यू। ओके, और हेलो, आप लोग सारे लोग अपना अपना मेल पे भेजिए कैसा लगा आपको। Yes, ma'am. Sure. ओके, श्योर मैम।